हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा बीकॉम पार्ट सेकंड के कॉस्ट अकाउंटिंग में सामग्री निर्गमन का लेखा किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में आज बताऊंगी। मैंने पूर्व में आप लोगों को ये मटेरियल सामग्री निर्गमन का लागत विभाग द्वारा लेखा किस प्रकार किया जाता है ये भेजा है। उसी को आज मैं आपको समझाऊंगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में एक लागत लेखा विभाग होता है जो कि लागत संबंधी लेखा रखता है, और उस विभाग में सामग्री जब खरीदी जाती है उसका प्रोसेस क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ पहले आपको। मटेरियल भी मैंने भेजा है आप लोगों को। अब सामग्री जब उत्पादन विभाग द्वारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अपनी डिमांड जब लागत लेखा जब स्टोर में भेजते हैं तो उनको मटेरियल स्टोर से इशू किया जाता है, और जब मटेरियल स्टोर से इशू किया जाता है तो उसका किस मूल्य पर मूल्यांकन किया जाए ये आज हम देखेंगे। तो लागत लेखा विभाग प्रत्येक प्रकार की सामग्री के लिए एक अलग पेज पर सामग्री बही में लेखा करता है, जिसे संग्रहालय खाता बही या स्टोर्स लेजर अकाउंट कहते हैं। इसमें एक पृष्ठ पर एक ही प्रकार की सामग्री का लेखा किया जाता है, और सामग्री की प्राप्ति, प्रतिवेदन, बीजक, सामग्री मांग पत्र, सामग्री हस्तांतरण या वापसी आदि पत्र, इन सभी से इसमें लेखा किया जाता है। इसमें सामग्री की मात्रा एवं मूल्य दोनों को लिखा जाता है, और एक निश्चित अवधि के बाद सामग्री खाता बही या स्टोर्स लेजर के बैलेंस का फिजिकल वेरिफिकेशन किया द्वारा जो भी वास्तविक सामग्री शेष है उससे मिलान किया जाता है। और सामग्री में अगर कोई अंतर आता है, यानी स्टोर्स लेजर जो सामग्री बता रहा है और जो फिजिकल वेरिफिकेशन में जो सामग्री आती है उसकी मात्रा में अगर अंतर होता है तो वो वेस्टेज जो होता है उस वेस्टेज को किस तरीके से लेखा करना है ये लेखा भी स्टोर्स लेजर अकाउंट में ही करते हैं। अलग अलग तिथियों को जब मटेरियल आता है, स्टोर में मटेरियल कई बार मंगाना पड़ता है, तो अलग अलग डेट पर जब मटेरियल आता है तो हो सकता है उनकी रेट में भी अंतर हो, और मटेरियल को पूरा का पूरा एक साथ रख दिया जाता है स्टोर में, तो ये पहचान करना मुश्किल होता है कि एक ही प्रकार का मटेरियल जब एक साथ रख दिया गया तो ये पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि किस रेट का मटेरियल हम इशू कर रहे हैं स्टोर से उत्पादन विभाग को। तो उस स्थिति में उनका मूल्यांकन करने के लिए कि मटेरियल जो इशू किया जा रहा है उसका मूल्यांकन करने के लिए कुछ विधियों को काम में लिया जाता है। इसमें पहली विधि आती है वास्तविक मूल्य के आधार पर सामग्री निर्गमन का मूल्य निर्धारण। इस विधि में सामग्री निर्गमन का मूल्य का चयन विभिन्न तिथियों को खरीदी गई सामग्री के वास्तविक मूल्य में से ही किया जाता है। वास्तविक मूल्य के आधार पर सामग्री का निर्गमन मूल्य किसी एक आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। इसमें पहला आधार है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी पहले आना पहले जाना। इस विधि में ये माना जाता है कि जो सामग्री पहले आई है वही सामग्री पहले निर्गमित की गई है। तो किसी एक दिनांक को प्राप्त सामग्री जब समाप्त हो जाती है तो उसका निर्गमन उसके बाद वाली सामग्री में से किया जाता है। तो इस विधि में सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले जो सामग्री जिस दर से आई थी उसी दर से जो मटेरियल इशू किया गया भंडार गृह से उस मटेरियल का मूल्यांकन कर लिया जाता है। और जब वो सामग्री की मात्रा ख़त्म हो जाती है कि पहले आया हुआ माल ख़त्म हो गया है, तो फिर उसके बाद उससे अगली जो सामग्री की दर है उस दर के आधार पर सामग्री का मूल्यांकन कर दिया जाता है। तो इस विधि से सामग्री का मूल्यांकन किन दशाओं में करें, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब सामग्री का प्रति इकाई मूल्य अधिक हो, जब सामग्री का उपयोग धीमी गति से हो रहा हो तथा सामग्री का बाजार मूल्य गिर रहा हो, तो इस मेथड को हमें काम में लेना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो इसमें पहले आया हुआ पहले जिस दर से माल आया था उसी दर का माल इशू किया जाता है। नेक्स्ट है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी अंतिम आना पहले जाना। इस विधि में सामग्री का निर्गमन उस मूल्य के आधार पर होता है जो कि सबसे बाद में प्राप्त सामग्री का मूल्य है। अलग अलग तिथियों को सामग्री का भंडारण अलग अलग स्थान पर जब नहीं होता है तो केवल सामग्री निर्गमन के उद्देश्य से ही ऐसा मान लिया जाता है कि बाद में आई हुई सामग्री को पहले इशू किया गया है
और बाद में जिस दर से सामग्री आई थी उसी दर से निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से भी सामग्री का मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरा मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो दोनों में अंतर ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पहले आई हुई माल की जो दर है उसी दर से जब माल इशू किया जाएगा उसका मूल्यांकन करेंगे और उसकी एंट्री स्टोर्स लेजर अकाउंट में करेंगे। और लास्ट इन फर्स्ट आउट में लास्ट में आए हुए माल के आधार लास्ट में जो माल आया था उसकी दर के आधार पर ही निर्गमित की गई सामग्री का मूल्यांकन किया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड मेथड है सर्वोच्च आना पहले जाना, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। यानी इसके अंतर्गत विभिन्न मूल्यों वाली सामग्री में से जिसका मूल्य सर्वाधिक होता है उसी मूल्य पर सामग्री का निर्गमन जो किया गया है उसका मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन इस विधि को कम काम में लिया जाता है। अब हम आज आपको एक मेथड और बताएंगे, बेस स्टॉक प्राइस मेथड। यानी इस विधि में ये मान लिया जाता है कि प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि का प्रयोग करते समय न्यूनतम सामग्री आधार स्टॉक के रूप में रखी जाएगी और आधार स्टॉक में से सामग्री का निर्गमन उस स्थिति में किया जाएगा जबकि भंडार में आधार स्टॉक के अलावा और कोई सामग्री ना हो। तो इस विधि का सबसे बड़ा दोष ये है कि आधार स्टॉक का मूल्यांकन बहुत पुरानी दरों पर होता है, इसलिए इस विधि को भी कम काम में लिया जाता है। ये तो था वास्तविक मूल्य के आधार पर सामग्री का मूल्यांकन। अब नेक्स्ट आता है औसत मूल्य के आधार पर सामग्री का निर्गमन मूल्य का निर्धारण करना। औसत मूल्य के आधार पर दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो है साधारण औसत विधि, सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में या इस विधि में जो भी सामग्री उपलब्ध है उनकी जो भी विभिन्न दरें हैं उन दरों का हम औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए मान लीजिए स्टोर में जब मटेरियल की डिमांड आई उससे पहले 3 प्रकार की दर हमारे पास है, 3 अलग अलग रेट का माल है। तो हम तीनों जो मूल्य हैं उनको हम टोटल करेंगे और टोटल करके उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ़ आइटम से उसको डिवाइड करेंगे तो उसका साधारण औसत आ जाएगा। और उस सिंपल एवरेज के आधार पर जो भी सामग्री निर्गमित की गई है उसका मूल्यांकन कर लिया जाएगा। तो इसमें केवल हम मूल्य के आधार पर ही सिंपल एवरेज निकालेंगे। इसी का दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में हम सामग्री के मूल्य और मात्रा दोनों को गुणा करते हैं। मूल्य और मात्रा दोनों को गुणा करके उसका टोटल करेंगे और फिर उसको जितनी मात्रा है सामग्री की उस मात्रा से डिवाइड कर देंगे तो उसका वेटेड एवरेज आ जाएगा, यानी भारित औसत आ जाएगा। तो भारित औसत निकालते वक्त मूल्य और मात्रा दोनों को हमें काम में लेना है और उससे उसका भारित औसत निकालना है। भारित औसत निकाल कर हम उसका मूल्यांकन करेंगे। अब एक सवाल मैंने आपको इसमें समझाया था। सवाल में सूचना दे रखी है कि निम्न सूचनाओं के आधार पर सामग्री का निर्गमन प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन व अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन विधि से दिखाते हुए स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाइए। तो स्टोर्स लेजर अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसमें है कि 3 तारीख को 2000 यूनिट माल आया है 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। 4 तारीख को 500 यूनिट मटेरियल इशू हुआ है। फिर 5 तारीख को 3000 यूनिट मटेरियल आया है 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। 7 तारीख को 2000 यूनिट मटेरियल इशू किया गया है स्टोर से। 10 तारीख को 2000 यूनिट मटेरियल आया 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। और 15 तारीख को मटेरियल जो इशू किया गया वो है 3000 यूनिट। 20 तारीख को 3000 यूनिट माल आया 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। और 25 तारीख को 2500 यूनिट मटेरियल इशू किया गया। तो इसका सबसे पहले हम जो स्टोर्स लेजर अकाउंट बना रहे हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से बना रहे हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हम फर्स्ट कॉलम में डेट लिखेंगे। सेकेंड कॉलम जो मेन है वो है रिसीट्स का, यानी जो भी माल खरीदा गया प्राप्त हुआ है वो रिसीट्स में आ जाएगा। और उस रिसीट्स में क्वांटिटी आएगी, रेट आएगा और अमाउंट आएगा। फिर कितना मटेरियल इशू हुआ उसे नेक्स्ट कॉलम में हम इशू वाला कॉलम बनाएंगे। उसके सब कॉलम बनेंगे क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। और थर्ड मेन जो कॉलम है वो बनेगा बैलेंस का, वो है क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। उसके 3 सब कॉलम बनाएंगे। तो 3 तारीख को हमने यहाँ इसमें दिखाया 2000 यूनिट मटेरियल है 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। और इसका
जो अमाउंट है वो 2000 रुपये है। बैलेंस में यही आएगा 2000 रुपये, हम यहाँ इसमें दिखा देंगे। क्वांटिटी 2000, 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आ गया 2000। फिर 4 तारीख को 500 यूनिट की डिमांड आई। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो हम एक ही प्रकार का माल है तो 500 को हम 1 रुपये प्रति इकाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 रुपये अमाउंट आ जाएगा। बैलेंस में हम ये देखेंगे कि 2000 यूनिट थी, उसमें से 500 इशू हो गई तो बच गई 1500 यूनिट। रेट है 1 रुपये पर यूनिट, तो अमाउंट में आ जाएगा 1500। इसको हम 2000 में से 500 माइनस करके भी चेक कर सकते हैं कि अमाउंट जो पहले था वो 2000 था और इशू करने पर अमाउंट आया 500, तो 1500 रुपये आ जाएगा। 5 तारीख को 3000 यूनिट मटेरियल आया 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, 4200 रुपये का हो गया। तो बैलेंस में 1500 यूनिट तो 1 रुपये वाली है और 3000 यूनिट 1 रुपये 40 पैसे वाली है। दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5700। 7 तारीख को 2000 यूनिट की डिमांड आई है। 2000 यूनिट की जब डिमांड आई है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले आया हुआ माल 1500 इकाइयाँ हैं 1 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, तो 1500 इकाई 1 रुपये के हिसाब से इशू होगी और फिर 500 इकाई 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से इशू करेंगे। दोनों को गुणा करके जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2200। अब 1500 जो 1 रुपये वाली यूनिट है वो तो ख़त्म हो गई हैं, तो अब यहाँ बैलेंस में केवल 3000 में से 500 इकाइयाँ गई। 2500 इकाई 1 रुपये 40 पैसे वाली है, अमाउंट हो गया 3500। 10 तारीख को 2000 यूनिट मटेरियल और आया है 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, 3000 रुपये हो गए। अब बैलेंस में 2500 यूनिट तो 1 रुपये 40 पैसे वाली है और 2000 यूनिट 1 रुपये 50 पैसे वाली है। दोनों को गुणा करके जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6500। 15 तारीख को फिर 3000 इकाइयाँ इशू की गई हैं। तो 3000 इकाइयाँ जो इशू की गई है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो पहले वाला मटेरियल 2500 इकाइयाँ हैं 1 रुपये 40 पैसे वाली, पूरी की पूरी वो ले लेंगे और 500 इकाइयाँ हम लेंगे 2000 इकाइयाँ जो बाद में आई हैं उनमें से 1 रुपये 50 पैसे वाली। दोनों को हम गुणा करके जब ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 4250। 4250 इशू का अमाउंट आ गया। अब बैलेंस में केवल 2000 में से 500 इकाई ख़त्म माइनस करने के बाद 1500 इकाइयाँ बची 1 रुपये 50 पैसे वाली, तो 2250 बैलेंस में रह गया। 20 तारीख को 3000 इकाइयाँ आई 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से, तो अमाउंट हो गया 5400। बैलेंस में 1500 इकाई 1 रुपये 50 पैसे वाली हैं, 3000 इकाई 1 रुपये 80 पैसे वाली हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 7650 रुपये आ जाएंगे। 20 तारीख के बाद 25 तारीख को फिर 2500 इकाइयाँ इशू हुई हैं। तो 2500 इकाइयाँ जो इशू होगी उसमें पहले वाली इकाइयाँ हैं 1500 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से और बाकी 1000 इकाइयाँ 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। इनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 4050 आ गया। अब बैलेंस में केवल 2000 इकाइयों में से 1000 इकाई 3000 में से 1000 इकाई इशू कर दी तो बच गई 2000 इकाई। 2000 इकाई 1 रुपये 80 पैसे वाली हैं, अमाउंट हो गया 3600। तो ये बैलेंस जब हम स्टोर्स लेजर अकाउंट बना रहे हैं 1 महीने का, तो क्लोजिंग में बैलेंस है 2000 इकाइयाँ हैं 1 रुपये 80 पैसे वाली, 3600 रुपये। ये तो था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब आगे दूसरा है स्टोर्स लेजर अकाउंट जो हम बनाएंगे वो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से बनाएंगे इसी सवाल में। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से जब हम बनाएंगे तो 3 तारीख को 2000 इकाइयाँ 1 रुपये के हिसाब से आई हैं, अमाउंट है 2000 रुपये। तो बैलेंस में 2000 क्वांटिटी में हम 2000 लिखेंगे, रेट में 1 रुपये और अमाउंट में 2000 रुपये लिखेंगे। 4 तारीख को 500 यूनिट की डिमांड आई, 500 यूनिट इशू की गई हैं। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट है, लेकिन यहाँ लास्ट वाला जो मटेरियल है वो यही है 1 रुपये वाला ही, तो अब इसी में से इशू करेंगे। 500 इकाइयाँ है 1 रुपये के हिसाब से, अमाउंट हो गया 500 रुपये। अब बैलेंस में 1500 इकाई बची 1 रुपये के हिसाब से, तो अमाउंट हो गया 1500 रुपये। 5 तारीख को 3000 इकाई आई 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, अमाउंट हो गया 4200। अब बैलेंस में हमारे पास है 1500 इकाइयाँ 1 रुपये वाली हैं, 3000 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे वाली हैं, अमाउंट है 5700। अब 7 तारीख को 2000 इकाइयों की डिमांड आई है, तो 2000 इकाइयाँ लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो लास्ट में आया हुआ माल है उसी में से हम इशू करेंगे। तो लास्ट में जो माल आया है वो 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से आया है, तो 2000 को हम 1 रुपये 40 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2800।
बैलेंस में हमारे पास बचेगा 1500 इकाइयाँ 1 रुपये वाली और 1000 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे वाली, और अमाउंट हो जाएगा 2900। 10 तारीख को 2000 इकाइयाँ आई 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, तो अमाउंट हो गया 3000। अब बैलेंस में हमारे पास 3 तरीके का माल हो गया, 1500 इकाई 1 रुपये वाली, 1000 इकाई 1 रुपये 40 पैसे वाली और 2000 इकाई 1 रुपये 50 पैसे वाली। इस तरीके से टोटल अमाउंट है इनका 5900। 15 तारीख को 3000 इकाइयों की डिमांड आई है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में लास्ट में आया हुआ माल जो है 1 रुपये 50 पैसे वाला, बैलेंस में वो 2000 इकाइयाँ हैं, तो 2000 इकाइयाँ 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से इशू करेंगे और 1000 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से इशू करेंगे। अमाउंट हो जाएगा 4400। अब 1 रुपये 50 पैसे वाला मटेरियल भी ख़त्म हो गया, 1 रुपये 40 पैसे वाला भी ख़त्म हो गया। बैलेंस में केवल 1500 इकाइयाँ बची हैं 1 रुपये के हिसाब से, तो 1500 रुपये इसका अमाउंट हो जाएगा। 20 तारीख को फिर 3000 इकाइयाँ आई हैं 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से, तो 5400। अब बैलेंस जो 20 तारीख को हम देखें तो 1500 इकाइयाँ 1 रुपये वाली, 3000 इकाइयाँ 1 रुपये 80 पैसे वाली, और इनको मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो 6900 बैलेंस में है। 25 तारीख को 2500 इकाइयों की डिमांड आई है, तो 2500 इकाइयाँ लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो 3000 इकाइयाँ जो 1 रुपये 80 पैसे वाली आई हैं उन्हीं में से 2500 इकाइयाँ इशू हो जाएंगी 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4500। और बैलेंस में 1500 इकाई 1 रुपये वाली बची हुई हैं, 500 इकाइयाँ 1 रुपये 80 पैसे वाली, और मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2400। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड दोनों मेथड से किस तरीके से स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाना है और जो मटेरियल इशू किया गया है उसका मूल्यांकन किस प्रकार से करना है, ये मैंने आपको आज समझाया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज मेथड से किस तरीके से हमें स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाना है उसके बारे में बताऊंगी।